यूँ तो पिछला कुछ समय दुनिया में आपसी टकराहट के लिहाज से बड़ा ही खतरनाक रहा। एक के बाद एक कई युद्ध देखने को मिले हैं, लेकिन अब जो युद्ध का खतरा मंडरा रहा है वो दुनिया में एक बार फिर वर्ल्ड वॉर 3 जैसे खतरे की तरफ इशारा करता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान को उसकी परमाणु गतिविधियों को लेकर सख्त चेतावनी दे दी। अमेरिका ने दो टूक कह दिया कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील नहीं की तो वो इतने बम बरसाएगा कि ईरान बर्बाद हो जाएगा। इस पर बातचीत करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बम वर्षा कर देगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले ईरान को आर्थिक पाबंदियों से राहत दी गई थी। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। अमेरिका जो है बड़ा जबरदस्त प्रेशर डाल रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है, मिलिट्री प्रेशर डाल रहा है, ये कोशिश करके कि इसके नीचे डर कर शायद आयतुल्लाह खमेनी जो है उनसे बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे, न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाएंगे। अमेरिका दबाव की राजनीति पर काम कर रहा है, ईरान को चारों तरफ से घेर रहा है, तो ईरान ने हर दबाव को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इन देशों की तनातनी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। जाहिर है कि ईरान और यूएस के बीच में कोई युद्ध शुरू होता है तो ऐसे में मिडिल ईस्ट रीजन में तनाव की स्थितियां व्याप्त होंगी और इससे जो मिडिल ईस्ट रीजन से भारत को जो एनर्जी सप्लाई होती हैं, जो शिपिंग लेन्स हैं, जो स्टेट ऑफ हार्मूज है, सभी इससे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है। जानकारों का मानना है कि अगर इस विवाद को कूटनीतिक तरीके से नहीं सुलझाया गया तो मिडिल ईस्ट में तहलका मच सकता है। आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं इस पर। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पैनल पर रहेंगे। डॉक्टर अंशु, अब थोड़ा सा आपकी क्लासेस आज हो जाएं, बड़े दिन में हो रही हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है जिस पर अभी इसको समझना है। पहले तो ईरान अमेरिका इनके बीच की खींचतान कोई नई बात नहीं है। अब अमेरिका में एक तरीके से सत्ता बदलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे फैसले लिए, बोलने वाली बयानों वाली बातें तो बहुत ज़्यादा रही हैं। ईरान और अमेरिका की टकराहट क्या इस स्तर पर है कि युद्ध जैसे हालात बने, या आप कहाँ पर इस स्थिति को पाते हैं फिलहाल? प्रवीण जी, पहले तो शो पर बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ चर्चा हमेशा सार्थक होती है और बहुत फैक्ट्स बेस्ड होती है। आज की ये चर्चा हम जिस विषय पर करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरा विश्व इस समय दो युद्धों को झेल रहा है और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से टेंशंस एस्केलेट हुए हैं, एक हमको, मैं पूर्ण युद्ध की स्थिति तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन तो बनती हुई नजर आ रही है। इनडायरेक्टली वैसे ही दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं। जो अभी हाल फिलहाल ये इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, हमने देखा कैसे ईरान लगातार हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज की मदद से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की ओर भी निशाना ताने हुए है। बहरहाल अभी मुद्दा न्यूक्लियर डील को लेकर के हमारे सामने है और हम सभी जानते हैं कि लगातार 2003 से अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर शस्त्र डेवलप करने के आरोप लगाता रहा है। ईरान इनको डिनाई करता रहा है। उसका ये कहना है कि वो पीसफुल एम्स के साथ में, ऑब्जेक्टिव्स के साथ में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहता है। 2015 में एक ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन भी साइन हुआ था, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल था और इसमें यूएनएससी के सारे परमानेंट मेंबर्स शामिल थे, जर्मनी शामिल था और ईरान शामिल था। 2018 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस पूरे जो ये ट्रीटी हुई थी, अग्रीमेंट हुआ था, इससे यूएस को बाहर कर लिया। इसके बाद से लगातार अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाता आ रहा है। अब ट्रंप 2.0 रिजीम में हम देख रहे हैं कि कैसे लगातार ईरान पर इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिका के साथ या एक मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म पर एक न्यूक्लियर डील साइन करें, ताकि जो ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हैं, उसको सीमित किया जा सके। अब उस तरफ खुमैनी बैठे हुए हैं, वो बहुत ही एब्सोल्यूट एंटी यूएस लीडर माने जाते हैं और इसीलिए ये जो बीज है, जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं, 78-69 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और खुमैनी सुप्रीम लीडर चुने गए थे, तब से ये दोनों के बीच में जो ये टेंशन है वो एस्केलेट होते चले गए। प्रवीण जी, मैं साफ कहूं तो मुझे एक पूर्ण युद्ध की स्थिति तो नहीं बनती हुई नजर आ रही है,
क्योंकि हम सभी जानते हैं ट्रंप किस प्रकार के लीडर है। वो बहुत कुछ कहते हैं, अभी टैरिफ को लेकर के भी बीते दिनों हमने चर्चा की, उन्होंने बहुत कुछ बातें कही, लेकिन फिर हमने देखा कि वो कैसे यू टर्न लेते हुए थोड़ा नजर आए हमको। वो बिजनेसमैन है एट द एंड ऑफ द डे। जोक भी और आजकल मुझे चल नहीं रहा लगता है, कि वो आजकल बड़ा जोक भी चल रहा है कि लोग रात पे सोते हैं और सुबह उठकर सोचते हैं कि आज ट्रंप क्या कहेंगे, चलो आज देखते हैं। ये भी वहां पर इस तरह का है कि वो किसी दिन कुछ कह सकते हैं। हालांकि अमेरिका वर्सेस ईरान जब ये बात होती है मेजर जनरल कोचर, तो उस वक्त हम ये जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाली ताकत में कुछ ना कुछ होता है। उसके हालांकि एक छोटी सी पृष्ठभूमि यहाँ पर डॉक्टर अंशु ने बताई है। ईरान और अमेरिका दोनों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? हालांकि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने देखा था अपरोक्ष रूप से ही सही दोनों कितना जमकर आमने सामने आए थे, लेकिन फिर भी क्या आज ईरान की स्थिति वो है? वहां के अपने आर्थिक संकट हैं, ईरान की अपनी परेशानियां हैं, अमेरिका के अपने दबाव होते हैं, वो अपने हितों का ध्यान रखता है। तो ऐसे में इन दोनों के रिलेशन को आप कितना गंभीर मानते हैं आज की परिस्थितियों में? प्रवीण जी, इसको लाइटली मत लीजिए। इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा। आज ईरान बहुत कमजोर हो चुका है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आज ईरान की, उसका अमेरिका उसका फायदा उठाएगा। और इसीलिए मैं आपकी खास अटेंशन डीगो गार्सिया के ऊपर लेके जाऊंगा, जहां पे 5200 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में यूनाइटेड स्टेट्स और यूके का एक मिलिट्री बेस है। वहां पे B-2 बॉम्बर्स कभी प्लेस नहीं किए गए थे। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट्स आई हैं कि पहले 3 थे, आज की डेट में 5 B-2 बॉम्बर्स। तो इनकी कैपेबिलिटी क्या है? देखिए, आपको पोस्चरिंग भी समझनी पड़ेगी कि अमेरिका किस चीज की तैयारी कर रहा है। उसने ऑलरेडी हाउथीज को यमन में ऑलरेडी एक डोज दे दिया है। आपने हमास में देखा एक डोज वहां पे भी इजराइल की तरफ से उनको मिल रहा है और सीज फायर की कोई भी आशंका नहीं नजर आ रही है। आपने हजबुल्ला को देख लिया, आपने सीरिया को देख लिया। आपको ये पूरी सिचुएशन को एक ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स सिनारियो में समझना पड़ेगा कि अमेरिका किस तरीके से अपना शिकंजा ईरान के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है। अब सेकेंडरी सैंक्शंस की भी बात हो रही है, साथ साथ ये भी चल रहा है। और अगर आप देखें जिस तरीके से डीगो गार्सिया में और जिस तरीके से अमेरिका के बेसिस हैं बहरीन में, जो ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स में रीच में पहुंचते हैं, और कतार में वहां पर भी एक मूवमेंट हो चुकी है कि उनको वहां से मूव किया जाए। तो इंटेंशन साफ है। एक पोस्चरिंग में इसको बोलता हूं। आज की डेट में मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ये एक वॉर सिचुएशन में तब्दील हो जाएगी, बट एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि पोस्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। रशिया को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर लगाया जाए जी। और ओमान के थ्रू देखिए, ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेशकिन, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम डायरेक्ट टॉक्स में नहीं आएंगे, हम इनडायरेक्ट टॉक्स में आएंगे अमेरिका से। तो इसका ये मतलब है कि ओमान के थ्रू बातचीत होगी जी। पहले भी डायरेक्ट टॉक्स नहीं होते थे और ये जो इनडायरेक्ट टॉक्स होते थे दोनों देशों के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि ये सिचुएशन को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। डोंट थिंक इट इज अ थ्रेट बिकॉज ट्रंप ने कुछ बोल दिया, बाद में वो कुछ अपना माइंड चेंज कर देगा। बिकॉज आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देता हूं और इसको अगर आप इसको गहराई में लेके जाएंगे तो आपको अपने आप इसको पता चलेगा कि क्या इम्प्लीकेशंस है। ये जो ईरान है, इसको बताया गया था कि इसका यूरेनियम प्योरिटी खाली 3.67% होगी। आज की डेट में ये प्योरिटी 83.7% है। यानी न्यूक्लियर ताकत बनने के लिए ईरान वेल इक्विप्ड दिखाई देता है। तो स्ट्रैटेजिकली
अमेरिका जो है इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि इनफैक्ट इसके लिए कदम, तो बार बार मेजर जनरल कोचर का जो था कि इसको हल्के में मत लीजिए, वो इस पर कि सिर्फ ट्रंप कहते नहीं है, जो हम बात कह रहे थे वो कर भी सकते हैं और करने वाली स्थितियां बन भी रही हैं। डॉक्टर अंशु, मुझे याद है कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान हमने बड़ा लंबा इसी क्षेत्र के विषय में चर्चा की थी, और तब अपरोक्ष रूप से ही सही ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट कई बार सामने आया। तो हमने तो आपसे ही सीखा है, आपसे ही समझा है इस विषय को। थोड़ा सा ये बताएं कि इस्लामिक देशों को एक करने का ईरान ने एक प्रयास किया, वो अपना मतलब कि हम सबको देख रहे हैं, सब हमारे पीछे चल रहे हैं और हम देखिए आपके साथी हैं, लेकिन आज वो स्थिति, ईरान की वो ताकत नहीं है, वो दिखाने का प्रयास जरूर करता है। ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्षेत्र, सिर्फ इजराइल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिहाज से भी स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए हमेशा से एक ब्लू आइड ये स्पेस रहा है, जिसमें इजराइल को सपोर्ट करने की एक बड़ी वजह भी ये रही है कि इस क्षेत्र पे अपनी ताकत बनी रहे, इसलिए इजराइल को इतना सपोर्ट किया गया है। क्या इस लिहाज से भी आपको लगता है कि अमेरिका जो है, जैसा मेजर जनरल कोचर कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ कहेगा नहीं, कुछ करेगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? प्रवीण जी, आपने इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को जोड़ दिया है, और यहाँ पर फिर कूटनीति के माध्यम से हम बातों को समझ सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ईरान को यदि हम देखें तो ये पूरा जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, इसमें निश्चित तौर पर जब 78-69 के समय खुमैनी को सुप्रीम लीडर ईरान का चुना गया, तो खुमैनी का संदेश पूरी दुनिया को था कि वो पूरी दुनिया में एक इस्लामिक दुनिया स्थापित करना चाहते हैं। वो आज भी इस बात को बहुत ही कट्टरता के साथ विश्व के सामने रखते हैं, और यही कारण है कि वो शुरू से एक एब्सोल्यूट यूएस हेटर रहे हैं। और खुमानी जब सुप्रीम लीडर बने, तब उन्होंने धीरे धीरे करके अमेरिका के साथ ईरान की जो डायरेक्ट बातचीत होती थी पहले, उसके दरवाजे बंद करने शुरू किए। तो यदि हम अमेरिका की तरफ से देखते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे सैंक्शंस लगने शुरू हुए, तो दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे के प्रति अविश्वास और मनमुटाव बढ़ता चला गया। और यहाँ पर जो बाकी के इस्लामिक देश हैं, हमने देखा कि किस तरह से ईरान को एक पहले जिस प्रकार का सपोर्ट मिलता था, अब हर देश के अपने ऐसे नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। जिस तरह से विश्व बहुध्रुवीय हुआ है, जिस तरह से शक्ति की परिभाषा बदली है, इकोनॉमिक पावर को लेकर के देश अब वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी स्थिति, अपनी जगह बनाते हैं, लोग मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं तमाम देश। तो फिर ऐसे में क्या हुआ? अच्छा, अमेरिका ने यूएई जैसे देशों के साथ रिश्ते भी नॉर्मलाइज करना शुरू किए, ये भी एक एंगल है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे खुमानी की जो जगह थी पहले, जो एक अव्वल दर्जा था, वो धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि अब वो स्थिति नहीं है। और निश्चित तौर पर ईरान को हम एक कमजोर देश कह सकते हैं, लेकिन जो देश जितना कमजोर होता है, वो अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, देशों के लिए उतना ही गंभीर सुरक्षा का संकट पैदा करता है, जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके जो ये अभी बात यहां तक आ गई, अभी बात यहां तक आ गई है हमारी, जो अभी तक की चर्चा हुई है कि अमेरिका ऐसा देश नहीं है जो बिना सोचे समझे बिल्कुल सब हथियार लेकर चढ़ाई कर देगा। हाँ, जैसा मेजर जनरल कोचर ने भी बताया कि इस समय स्थितियां कुछ ऐसी हैं, जैसा आप भी बता रही हैं कि ईरान की वो स्थिति है जब अमेरिका अपने मंसूबे, अपने मकसद को पूरा कर सकता है। वो दो तरीके से, कूटनीतिक तरीका भी होता है और युद्ध की स्थिति न बनाते हुए भी दबाव में ले आए। बहुत सारे दुनिया के देश हैं जिनको जीता नहीं है, पर अपरोक्ष रूप से जीत रखा है अमेरिका ने। डॉक्टर अंशु ने जो बात बताई है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसमें आप अपने भी थोड़ा सा पॉइंट डालें कि ईरान और अमेरिका, इसमें अमेरिका का दबाव आज की तारीख में कूटनीतिक ज्यादा होगा या किसी पॉइंट तक वो प्रेशराइज करेगा कि देखते हैं हमारी बात, और वो तो मानने से रहे, चाहे खुमैनी हो, चाहे यहाँ के कोई भी देश हो। छोटे से छोटा देश भी जो है वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में क्या कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा बनता है, या आपको लगता है कि आज ऐसी स्थिति है कि कूटनीतिक दबाव से भी या इन धमकियों से भी काम चल जाएगा? कूटनीति का टाइम बीत गया है। एक स्टेज आ चुकी है इस लड़ाई में कि अभी जो ईरान की कैपेबिलिटी है एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, वो खाली 2 हफ्ते दूर, और अमेरिका के पास टाइम नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने की एक वार्निंग दी है कि 2 महीने में अगर ये डील साइन नहीं होगी, दे विल बी वॉर। तो कूटनीति का टाइम नहीं रहा है अभी। जो भी एनालिस्ट ये बोलेंगे कि कूटनीति से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। और दूसरा, कैपेबिलिटी पे आप आए, ये जो B-2 बॉम्बर है, ये आज डिगो गार्सिया में है 5300 किलोमीटर दूर।
इसकी रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है 11,000 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की भी बात करें, अफगानिस्तान और इराक की लड़ाई की भी बात करें, तो डीगो गार्सिया से ही सारे अटैक्स हुए थे अमेरिका। और अभी भी ये ईरान के पहुंच के बाहर है, क्योंकि ईरान के पास खोरम शहर मिसाइल है जिसकी रेंज है 4,000 किलोमीटर, ज्यादा 4,500 किलोमीटर। ये डीगो गार्जिया तक पहुंच नहीं पाएगी, और इसीलिए ट्रंप एक कॉन्फिडेंस के साथ ये अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं और अपने बॉम्बर्स इकट्ठे कर रहे हैं वहां पे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब अमेरिका का स्ट्राइक होगा उस टाइम पे इजराइल भी स्ट्राइक करेगा, बिकॉज पहले भी आपने देखा कि इजराइल ने जितने भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे इनको खत्म कर दिया था। ईशा फान एक जगह थी जहां पे इजराइल ने अटैक किया था, जहां पे इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब आप एक चीज और इसको में से प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनके तो अंडरग्राउंड है, तो उनके ऊपर कैसे अटैक होगा? इनके पास बंकर बस्टिंग बॉम्ब है, GBU-57 जो अमेरिका के पास है, इसकी कैपेबिलिटी है कि अंदर तक ये 300 मीटर तक जा सकता है। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तो बंद इसको कर ही सकता है ईरान के, कि अगर जहां से अगर वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च भी करना चाहे तो वो बंद कर देगा उस एरिया। तो इसीलिए मैं आपके चैनल पे दोहराना चाहता हूं कि हमको इस सिचुएशन को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो अभी जो आशु जी भी बता रहे थे उसमें भी बहुत दम है, क्योंकि ये पूरा रेड सी का एरिया और अलमंडाब का एरिया, जो ये चोक पॉइंट्स हैं, पूरे सप्लाई चेन वर्ल्ड का 30% ऑयल इस एरिया से निकलता है। इसमें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक अमेरिका इज बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिकॉज अमेरिका अपने आप की अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट की सोचेगा, इजराइल की सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। जी जी, तो मैं समझ गया। मुझे लगता ये इसको है ऐसे समझ लीजिए कि अब तो शायद सिर्फ किताबों में रह गया, या जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं उनको पता था। गल्फ वॉर जैसी चीज जब याद आती है, उस समय पे क्या क्राइसिस हुई थी पूरी दुनिया में, वो हमारे जहन में रहती है। वो बड़े लंबे समय तक उस समय पर पढ़ते रहे थे। डॉक्टर अंशु, ये बड़ा महत्वपूर्ण था जो मेजर जनरल कोचर ने बताया। उन्होंने सैन्य शक्ति वाली जो हम बात जानना चाहते थे उसको एक तरह से सामने रखा। ये बात सही है कि कूटनीति का मतलब कभी भी बायलैटरल टॉक्स जैसी स्थिति तो कोई होगी नहीं। ये वाले हालात से तो बहुत पहले ये लोग आगे निकल चुके हैं। लेकिन क्या ईरान, मैं जानना यह चाहता था कि क्या ईरान इतना दबाव में है, या वो सचमुच में अपनी इस स्थिति को जानते हुए भी युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा, जैसे कि कोई क्रांतिकारी की तरह बढ़ रहा हो, उसे पता है कि हमारी हालत खराब है। और मेजर जनरल कोचर ने ठीक कहा, अभी हम देख चुके हैं कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो युद्ध किया उसमें एक तरह की प्रैक्टिस हो गई। अंडरग्राउंड टनल से ही पूरा का पूरा वो हमास का इलाका बना हुआ था, गजा का पूरा वो इलाका बना हुआ था। वहां पर भी एक के बाद एक दनादन हमले किए गए, अंदर तक घुसे, तो उसकी एक प्रैक्टिस हुई। हिजबुल्ला को हराया, जो हिजबुल्ला एक तरह से ईरान की आर्मी कह लीजिए उसको एक तरह। तो कुल मिलाकर क्या किसी तरह का दबाव ईरान पर है, या आपको लगता है कि बिल्कुल जैसा मेजर जनरल कोचर कह रहे हैं कि नहीं, अब हालात आ गए कि स्ट्राइक होगा ही होगा कुछ दिन में? 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो युद्ध ग्राउंड पर लड़े जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं युद्ध नीति से लड़े जाते हैं। युद्ध नीति हमने महाभारत में देखी, और वो युद्ध नीति कहीं ना कहीं कूटनीति का ही एक हिस्सा होता है। दूसरी बात, हम ट्रंप के विगत दिनों की घोषणाओं को देखें तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की कई महत्वपूर्ण एजेंसीज तक को जो एड अभी तक अमेरिका दे रहा था उसको देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो रीचैनलाइज करना चाह रहे हैं वो सारा पैसा जो अमेरिका भी बाहर कहीं ना कहीं लगाए हुए हैं उसको अपने लोगों पर। क्योंकि ट्रंप के सामने राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियां हैं, और उन्होंने इलेक्टोरल कैंपेन में अपनी जनता से वादा किया था कि वो जल्द से जल्द इनका समाधान खोजेंगे। यही कारण है कि वो विश्व में चल रहे दोनों युद्धों को भी रुकवाना चाहते हैं। तो एक ऐसा नेता जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर युद्धों को रोकने की बात कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्वयं एक युद्ध में सीधे सीधे कूद जाएगा अपने देश को लेकर के? और जिस प्रकार की अभी अमेरिका में स्थितियां बनी हुई हैं, एक तो ये बिंदु। दूसरा, बीते दिनों हमने जैसे इजराइल को बहुत अग्रेसिव होते हुए देखा। देखिए, ट्रूस होने के बाद पीछे हटा इजराइल, और फिर ड्रोन अटैक्स हुए हैं गाजा में, और हमने देखा कि किस तरह से जो ये प्रॉक्सीज हैं जिनके बूते
हमास युद्ध लड़ रहा है और तथाकथित हम पैलेस्टाइन को जो एक दूसरा युद्ध का पार्टी देखते हैं, तो उसमें ईरान का एक दखल है, लेबनान का एक दखल है, हुतीज के माध्यम से, हिजबुल्लाह के माध्यम से, हमास के माध्यम से, ये सारे प्रॉक्सीज हैं। तो मुझे लगता है एक कारण ये भी हो सकता है अचानक जो ये न्यूक्लियर डील को लेकर के इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे लगता है इजराइल वर्सेस हमास वाला जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ये जितने प्रॉक्सीज घुसे हुए हैं, ईरान की जो दखल अंदाजी है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है कि इस तरह की अभी ये बातें हमारे सामने आ रही हैं। एक आध स्ट्राइक मुझे लगता है अगर ट्रंप ने बहुत Very कहीं ना कहीं interesting. सोचा तो वो कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि वो युद्ध में जाएंगे। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं और डिफरेंट एंगल से, कि दोनों में से कुछ भी स्थिति बने उसको डिटेल में समझ पा रहे हैं। मैं इस चर्चा को बड़ा एंजॉय कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है दर्शक भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन समय की सीमा होती है तो बहुत संक्षेप में आप दोनों से फाइनल कमेंट पर जाऊंगा। मेजर जनरल कोचर, अगर युद्ध होता है, जैसा आपने बताया कि अब तो गंभीरता से लो, ये पॉइंट आ गया है, दुनिया कहां खड़ी है, कौन कौन ईरान के साथ, कौन कौन अमेरिका के साथ, तो खैर क्या, अमेरिका तो स्वयं में अपने आप को शक्तिशाली समझता है, फिर भी दुनिया, जो हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं तो दुनिया के 2 धड़े मानते हैं, तो 2 धड़े कैसे देखेंगे आप? देखिए अंशुल जी तो एक बैलेंस्ड ओपिनियन दे रहे हैं, बिकॉज शी इज अ रिसर्च स्कॉलर, सो शी थिंक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज थिंग्स। बट फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको ये चीज सामने अपना लेके आऊं कि जब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, और वो 2 महीने की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास इंटेलिजेंस है कि इट कैन नॉट बी डिले, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसको डिले करेगा जी, तो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल टू स्टॉप। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, ये एक बात तो मान ली, ये तो चर्चा यहां तक आ गई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ गया और मुझे लगता है दर्शक भी समझ गए कि युद्ध अवश्यंभावी जैसी स्थिति में आ गया है। डॉक्टर अंशु को ये लगता है, या जैसा आपने कहा कि उनका एक पॉइंट ऑफ, वो तो आप दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन आ गई, बाकी दर्शक हैं और आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर तौर पर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे ये बताएं, दुनिया 2 धड़ों में कहां बटी हुई दिखाई देगी आपको? अच्छा, अभी ईरान के साथ कोई भी नहीं आने वाले, आप देखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ईरान से ऑलरेडी दूर हो चुके हैं। जितने भी 8 मिलिट्री बेसिस हैं आज अमेरिका में, वेस्ट एशिया में, अमेरिका 8 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया इसमें घुसने वाला नहीं है, चाइना इसमें घुसने वाला नहीं है, नॉर्थ कोरिया इसमें घुसने वाला नहीं है, तो ईरान की मदद कौन करेगा? मुझे नहीं लगता प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, और अगर ये 2 महीने के अंदर ये युद्ध होने वाला है, कोई भी ईरान की मदद पे आएगा। और आई थिंक जो कट्टरपंथी है ईरान में, जो लीडरशिप है, उनको समझना हालांकि अभी इसमें पड़ेगा समय कि सीमित था, मैं सच बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कितनी चीजें रुक रही हैं। जैसे कि अगर ईरान की इतनी ही बुरी स्थिति है तो ईरान भी इतना तो समझ रखते हैं, खुमैनी साहब भी, कि वो क्यों इस झंझट में पड़ेंगे कि अमेरिका से लड़ाई, कोई क्रांति करने थोड़ी ही जाना है, उनको पता है उनको फिर सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो जो कूटनीति शब्द में इस्तेमाल कर रहा था, वो कूटनीति से थोड़ा आगे बढ़कर कि दबाव इतना बना दिया जाए कि उसको मानना पड़े कि भाई जो अमेरिका कह रहा है वो बात मान लो, नहीं तो तुम अकेले पढ़ ही गए हो। लेकिन डॉक्टर अंशु, भारत का स्टैंड क्या रहा है अभी तक दोनों देशों, अमेरिका का हम जानते हैं, ईरान को लेकर या इस तरह की कोई भी गतिविधि जब इस इलाके में होती है तो भारत का स्टैंड, जैसे इजराइल और हमास के दौरान हमने देखा बैलेंस था। भारत बिल्कुल एक बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलेगा। भारत चाबहार बंदरगाह पर हमने चर्चा भी की थी, ईरान के साथ में क्लोजली काम कर रहा है इस वक्त, और दूसरी ओर अमेरिका का भी एक बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, युद्ध का विरोधी देश है, और हम हमेशा इस बात को हर प्लेटफॉर्म से बोलते आए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो विश्व में एक बड़ा इसका आउटकम या एक रेपरकशन पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। तो भारत लेकिन एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के चलेगा, जैसा कि मैं तो कहूं, अभी तक जितना मैंने इसको जितनी भी जगहों पर देखा है, भारत का पहला स्टैंड तो यह है कि भैया युद्ध करो ही मत, आप युद्ध के लिए मत जाए। आप अमेरिका को भी समझाएंगे कि भैया युद्ध मत करो, आप अच्छे दोस्त हो, ईरान को भी समझाएंगे भैया आप भी युद्ध मत करो, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। ये भारत का स्टैंड रहता है। पर यह चर्चा बहुत ही जानकारियों से भरपूर थी, इसके लिए डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद। मेजर जनरल कोचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाया।